हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 साइंस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। केमिस्ट्री का ये हमारे पास लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम ये स्टडी करने वाले हैं कि कैसे जब स्टार्टिंग में एलिमेंट डिस्कवर होना शुरू हुए तो स्टार्टिंग में थोड़े थे, तो उनकी प्रॉपर्टी याद रखना हमारे लिए बहुत ईजी था। लेकिन जैसे जैसे उनकी नंबरिंग बढ़ती चली गई, हमारे लिए मुश्किल होता चला गया कि कैसे सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सारी चीजें कैसे याद रखें। तो हमें जरूरत पड़ी उनको क्लासिफाइड करने की, उनको कैटेगरी में कन्वर्ट करने की, ताकि एक कैटेगरी की अगर हम प्रॉपर्टी याद रख लें तो उस कैटेगरी में आने वाले सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो सेम होंगी, एक जैसी होंगी। तो चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हमारे पास प्रेजेंटली 118 एलिमेंट हैं, जिसमें से 94 हमारे पास नेचुरल हैं, बाकी हमने जो है वो लैब में तैयार किए हैं। तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट जिस साइंटिस्ट ने किया इन एलिमेंट्स को डिवाइड करने का, कैटेगराइज करने का, वो थे लेवोशियर, जिनकी थ्योरी को नाम दिया गया लेवोशियर क्लासिफिकेशन। 1789 में इन्होंने किया। जब ये अपना काम कर रहे थे तो उस टाइम एलिमेंट्स की संख्या हमारे पास लेस देन 56 थी। तो इन्होंने दो ग्रुप्स बना दिए। एक ग्रुप्स को नाम दिया मेटल का, दूसरे ग्रुप्स को नाम दिया नॉन मेटल्स का। और इन्होंने कहा कि देखो, हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड करके काम आसान कर दिया। लेकिन आने वाले टाइम में जब न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स आए हमारे पास जिनकी प्रॉपर्टी ना तो मेटल से मिलती थी ना ही नॉन मेटल से, या फिर दोनों से मिलती थी। तो हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स आ गए जो लेवोशियर क्लासिफिकेशन में फिट नहीं बैठते थे, इसलिए ये क्लासिफिकेशन फेल हो गई। इसके बाद जब एलिमेंट्स की संख्या हमारे पास 56 हो गई तो 1857 में डोबर्नियर साइंटिस्ट आए, जिन्होंने अपना अटेम्प्ट करके दिखाया, अपनी थ्योरी दी वहां पर। उनकी थ्योरी को जो नाम दिया गया वो था डोबर्नियर ट्रेड। ट्रेड बोला जाता है तीन के ग्रुप को। अब जैसा कि नोट्स में आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, कि इन्होंने ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में तीन एलिमेंट्स रखे और उन तीनों की प्रॉपर्टी जो है वो मैच करती थी। तो इन्होंने उस ग्रुप को नाम दिया ट्रेड्स। कैसे इन्होंने पता लगाया प्रॉपर्टी मैच करती है? इन्होंने तीन एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी कि पहले वाले का मास सबसे कम, दूसरे का उससे ज्यादा और तीसरे का सबसे ज्यादा, तीन एलिमेंट्स इन्होंने ग्रुप में बनाए। और ये कहा कि अगर पहले और तीसरे के मास को ऐड करके दो से डिवाइड कर दें, यानी कि अगर उनकी एवरेज वैल्यू ले लें, तो वो एवरेज वैल्यू सेकंड वाले यानी कि बीच वाले एलिमेंट के मास के इक्वल होगी। तो अगर आप देखो ध्यान से तो ये एग्जांपल आप देख सकते हो। Li के नीचे 7 एटॉमिक मास है और पोटेशियम का 39 है। 7 और 39 को ऐड करके दो से डिवाइड करें तो 23 आता है, जो कि सोडियम से मैच करता है। ऐसे ही अगला एग्जांपल है। तो इन्होंने इस तरीके से ये चीज जो है वो शो करके दिखाई। अब डोबर्नियर की इंपॉर्टेंस क्या रही, ये जो बातें इन्होंने बताई, अच्छी चीज इन्होंने जो हमें दी वो ये कि डोबर्नियर ने ये बता दिया कि हम किसी का एटॉमिक मास कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं और मिडल एलिमेंट की प्रॉपर्टी को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये बेनिफिट था डोबर्नियर का हमारे पास। लेकिन कुछ कमियां भी थी डोबर्नियर की। वो लिमिटेशन क्या थी कि ऑल द एलिमेंट डिस्कवर एट दैट टाइम कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू ट्रेड्स। 56 एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन डोबर्नियर सिर्फ तीन ही ग्रुप बना पाए, यानी कि 9 एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाए। बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो ट्रेड में कन्वर्ट नहीं हो पाए। जो ट्रेड यानी कि तीन ग्रुप में कन्वर्ट हुए वो तीन आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि Li, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ग्रुप में है, ये बाकी के तीन दूसरे ग्रुप में, और लास्ट वाले तीन जो हैं वो तीसरे ग्रुप में थे। ये टेबल उन्होंने दी हमें। इस टेबल में आप देख सकते हो ग्रुप ए एलिमेंट्स ये हैं, इनका एटॉमिक मास ये है। ग्रुप बी एलिमेंट हमारे पास ये हैं, इनका एटॉमिक मास ये है हमारे पास। ग्रुप सी एलिमेंट हमारे पास ये है और इनका एटॉमिक मास ये है। ये टेबल जो है वो हमें डोबर्नियर ने दी। अब डोबर्नियर जब फेल हो गया तो हमें जरूरत थी किसी और साइंटिस्ट की जो ये चीज हमें अच्छे से एक्सप्लेन करके बता पाता। तो 1866 में एलिमेंट की संख्या अभी भी 56 ही थी। न्यूलैंड साइंटिस्ट आए। उन्होंने अपनी थ्योरी को नाम दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उन्होंने ये कहा कि जितने भी एलिमेंट हमारे पास हैं, अगर हम उन सब को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज कर दें
तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले से मैच करेगी। इन्होंने कहा कि जैसे म्यूजिक में सा रे गा मा पा दा नी सा जो है 8वीं पोजीशन पर रिपीट हो जाता है, ऐसे ही 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले से मैच करेगी। इसलिए उन्होंने कंपेयर किया इसको म्यूजिक के ऑक्टेव के साथ, सुरों के साथ, और अपने थ्योरी को नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब न्यूलैंस का फायदा क्या हुआ हमें, उन्होंने एप्लीकेशन जो थी, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एटॉमिक मास और प्रॉपर्टी के बीच में एक रिलेशन बताया हमें कि अगर आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज करोगे तो प्रॉपर्टी मैच होना शुरू हो जाएगी। तो इन्होंने एक रिलेशनशिप बता दिया। लेकिन जहां इनके फायदे हैं वहीं कुछ लिमिटेशन भी थी इनकी। जैसे कि पहली लिमिटेशन, 56 एलिमेंट्स में से ये सिर्फ कैल्शियम तक ही अपनी बात को प्रूव कर पाए। उसके बाद ये जो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होने का रूल था वो मैच नहीं करता था। दूसरी कमी ये हुई कि इन्होंने ये सोच लिया कि देयर वर ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। इन्होंने अपनी थ्योरी इस हिसाब से दी कि सिर्फ नेचर में 56 एलिमेंट हैं और यही रहेंगे, बाद में कोई नहीं आएगा। जब बाद में न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुए तो इनकी थ्योरी फेल हो गई। तीसरी कमी ये थी इनकी कि इन्होंने दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट का मीनिंग होता है बच्चों पोजीशन, एक ही पोजीशन में उन्होंने दो एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया जो समझ में नहीं आया। इनके अकॉर्डिंग जिन दो की प्रॉपर्टी आपस में बिल्कुल मैच करती थी उनको एक ही जगह पे रख दिया। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर किसी क्लास में दो बच्चे एक ही कॉलोनी से, एक ही गली से आते हैं और उनका जो घर है वो भी बिल्कुल आसपास है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको एक ही रोल नंबर दोनों को दे दिया जाए, उनको रोल नंबर अलग अलग दिया जाएगा। ये इनकी कमी रही। नीचे मैंने टेबल दिखा रखी है, देखो ये न्यूलैंस की टेबल थी। आप ध्यान से देख सकते हो पहली ही कॉलम में चौथे नंबर पे कोबाल्ट और निकल दोनों एक जगह है। ऐसे ही चौथे कॉलम में भी नीचे दो एलिमेंट एक जगह है। ये यही चीज है कि दोनों की प्रॉपर्टी मैच करती थी तो उन्होंने एक जैसी जगह रख दिया, जो कि कमी थी इनकी। तो ये हमारे पास न्यूलैंस थे जो सफल नहीं हो पाए अच्छे से एक्सप्लेन करने पर। जब ये भी फेल हो गए तो एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती चली गई और एलिमेंट हो गए हमारे पास 63। अब हमारे पास साइंटिस्ट आए मेंडलीव, जिन्होंने 1834 से 1907 तक इस टेबल को चलाया और उन्होंने जो रूल दिए वो हम स्टडी करेंगे। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, फर्स्ट पोस्टुलेट में पढ़ रहा हूँ, ही एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इन्होंने एटॉमिक मास और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमें बताया। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि केमिकल प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने कंसंट्रेट किया उन कंपाउंड्स पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बने हुए थे, क्योंकि वही ज्यादा रिएक्टिव थे, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टी का पता होना जरूरी था। इन्होंने किया क्या वो हम नीचे वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। देखिए, इन्होंने 63 एलिमेंट के लिए 63 कार्ड लिए। हर कार्ड पे एक एलिमेंट का नाम, उसकी प्रॉपर्टी केमिकल और फिजिकल दोनों लिखी। फिर अपने सामने जो है 8 से 9 खाली डब्बे रख लिए। पहले कार्ड को देखा, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, उसे पहले डब्बे में डाल दिया। दूसरे कार्ड को देखा, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, अगर वो पहले से मैच करती है तो पहले डब्बे में ही, वरना उसको दूसरे में डाल दिया। फिर तीसरे कार्ड को पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टी अगर पहले दोनों में से किसी से मैच करती है तो उनके डब्बे में, वरना उसको सेपरेट डब्बे में डाल दिया। ऐसे करते हुए इन्होंने 63 कार्ड को जो है डब्बों में डिवाइड कर दिया। और डब्बों में डिवाइड करने के बाद इन्होंने फिर क्या किया, जैसे एक डब्बे में 5 कार्ड आ गए, किसी में 4 आए, किसी में 7 आए, तो एक डब्बे में अगर 5 कार्ड थे तो इन्होंने उन 5 एलिमेंट्स को फिर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर अरेंज कर दिया। एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने न्यूलैंस से उल्टा काम किया। न्यूलैंस ने पहले एटॉमिक मास पे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज किया था, फिर प्रॉपर्टी मैच कराई थी। बट इन्होंने पहले प्रॉपर्टी मैच कराई, फिर उनको अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी जो आपको नीचे दिखाई दे रही है इन्वर्टेड कॉमास में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ये बात इन्होंने हमें बोली। और क्या क्या फीचर थे, देखिए 8 डब्बों में इन्होंने एलिमेंट को डिवाइड किया। तो उन 8 डब्बों की अगर हम टेबल की बात करें तो देखिए ये टेबल है जिसमें आपको ऊपर ये देख सकते हो आप, ग्रुप लिखा हुआ है 1 2 3 रोमन लेटर्स में 8 ग्रुप बनाए इन्होंने। और
6 रोज बनाई गई जिनको पीरियड्स बोलते हैं हम, कॉलम को ग्रुप बोलते हैं, रोज को हम पीरियड बोलते हैं, वो इन्होंने बनाई। उनके ग्रुप में जैसे किसी डब्बे में 5 कार्ड आए, किसी में 7 आए, तो पहले में 5 पोजीशन आई, दूसरे में 7 आई, तो पहले वाले में जैसे नीचे 2 पोजीशन खाली रह गई, तो इन्होंने क्या किया, जो ऊपर 5 थे उन्हीं के नाम के आगे संस्कृत का वर्ड इक्का लगा के उनको नीचे रिपीट कर दिया, क्योंकि इक्का वर्ड दिखाता है हमें सेम। तो इन्होंने कहा कि अगर इस डब्बे में 5 ही हैं, अगर 7 होते तो भी तो वही होते जिनकी 5 के साथ प्रॉपर्टी मैच करती थी, तो इसलिए इन्होंने टेबल को एक जैसा बना दिया। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इनकी, कि टेबल की हेल्प से इन्होंने कई एलिमेंट्स का एटॉमिक मास भी सही किया, जैसे कि बेरिलियम का 13 से 9 कर दिया उनकी पोजीशन के हिसाब से। चौथी, जो नोबल गैस थी जो बाद में डिस्कवर हुई, उनको इन्होंने अलग 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 पोजीशन पे जो है अलग एक ग्रुप दे दिया, ताकि वो पहले से डिस्कवर हुए एलिमेंट्स का ऑर्डर ना बिगाड़ सके। अब देखिए हम इसकी टेबल देख लेते हैं। ये टेबल है, इस टेबल में आप देख सकते हो 8 कॉलम है और 6 हमारे पास जो है वो पीरियड्स हैं। अब इसकी कमियां हम पढ़ेंगे और साथ साथ टेबल भी देखेंगे कि अब मेंडलीव ने कौन कौन सी कमियां अपनी टेबल के अंदर छोड़ी। तो लिमिटेशन की बात करें तो पहली लिमिटेशन हमारे पास आ जाती है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट था जो मेटल की प्रॉपर्टी भी रखता है, नॉन मेटल की भी रखता है, और डाया एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाता है। सो हाइड्रोजन जो है वो ऑल राउंडर का रोल प्ले करता है। तो जब ये कंफ्यूज हो गए, ऑल राउंड हाइड्रोजन को समझ नहीं पाए, तो इन्होंने उसको जो है वो स्टार्टिंग वाले ग्रुप में रख दिया, सबसे छोटा होने की वजह से, उसके साइज की वजह से। दूसरा जो कमी थी वो थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। मेंडलीव आइसोटोप की पोजीशन के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तीसरा था अनसर्टेनिटी इन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है वो रेगुलर मैनर से इंक्रीज नहीं हो रहा था। जैसे कि अगर आप ध्यान दें तो आप दूसरा पीरियड देख लीजिए जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। लिथियम का मास है 6.9, बेरिलियम का है 9.0, और उसके बाद बोरोन का है 10। तो देखिए लिथियम से बेरिलियम में तो 6 और 9 यानी कि 3 का डिफरेंस है, लेकिन बेरिलियम और बोरोन में तो 1 का डिफरेंस है, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो जो है एग्जैक्ट नहीं था। यानी कि इनके बीच में कल को कोई न्यू एलिमेंट्स भी डिस्कवर हो सकता था, ऐसी कोई बात उसने नहीं बताई। लास्ट जो कमी थी वो ये कि इन्होंने अरेंज तो किया इंक्रीजिंग ऑर्डर पर, लेकिन हैवियर यानी कि बड़े एटॉमिक मास वालों को कहीं कहीं छोटे वालों से पहले रख दिया, जो कि इनकी बात को गलत सिद्ध करता है कि ये कह तो रहे थे भाई मैं अरेंज करूंगा इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर, लेकिन फिर कहीं बड़े वाला एटॉमिक मास वाला छोटे से पहले रखा हुआ है। जैसे अगर आप टेबल पे दोबारा देखो तो मैंने रेड पेन से जिनको अंडरलाइन कर रखा है यहाँ आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट देख लीजिए 29 यानी कि 28 से ज्यादा है लेकिन वो पहले रखा हुआ है। यहाँ 50.94 बड़ा है 50.20 से, ये भी पहले है। तो इस हिसाब से ये जो है फेल हो गए अरेंज करने में। लास्ट जो टेबल है हमारे पास, जो सबसे लास्ट अटेम्प्ट जिसने किया वो है हेनरी मोजले साइंटिस्ट, जिन्होंने 1913 में ये टेबल बनाई और इस टेबल को नाम दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्होंने ये कहा कि मेरे से पहले जो साइंटिस्ट हैं वो सारे एटॉमिक मास के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर भी तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इन्होंने सारी चीजों को एटॉमिक नंबर के बेस पर एक्सप्लेन किया और सारी जो कमियां थी पिछली वो दूर हो गई। मेंडलीव ने जो स्टेटमेंट दी थी इन्होंने वो स्टेटमेंट भी चेंज कर दी। तीसरी लाइन में आप देख सकते हो स्टेटमेंट नई बना दी और क्या लिखा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीव ने यहाँ पर मास बोला था, हेनरी मोजले ने यहाँ पर नंबर बोल दिया और इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया। इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को हम एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज करेंगे, ना कि एटॉमिक मास के बेस पर। तो इन्होंने जो टेबल बनाई उसके फीचर की हम बात कर लेते हैं। इन्होंने जो टेबल बनाई उस टाइम हमारे पास एलिमेंट्स मोर देन 100 थे। तो 18 तो कॉलम बनाए गए जिनको ग्रुप का नाम दिया गया और 7 रो बनाई गई जिनको पीरियड का नाम दिया गया। आप देख सकते हो ऊपर जो है नंबरिंग दिखाई दे रही है 1 2 3 4 से लेके लास्ट वाले कॉलम के ऊपर 18 है। तो ये 18 तो कॉलम है और जो आप देखो 7 जो है हमारे पास रोज है, इनको हमने पीरियड्स का नाम दिया। अब हम फीचर की भी बात कर लेते हैं इनके फीचर की। तो आप देखिए ध्यान से, पहला फीचर हम ग्रुप्स की अलग फीचर काउंट करेंगे और
पीरियड्स के फीचर हम अलग स्टडी करेंगे। पहले हम ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो जो पहली है वो है एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप आर सेपरेटेड बाय डेफिनेट गैप ऑफ एटॉमिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32। यानी कि यहाँ पर जो अरेंज किया गया था उनके बीच का गैप फिक्स था। ये बात मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। देखिए टेबल पर चलते हैं हम। टेबल पे आप पहले ग्रुप में ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन के नीचे है लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 3, दोनों के बीच में गैप है 2 का। उसके बाद है सोडियम जिसका नंबर 11 है और 11 से पहले था लिथियम, 11 में से 3 गए, यहां आ गया 8। नीचे पोटेशियम जिसका नंबर 19, ऊपर है 11, 19 में से 11 गए 8। नीचे है रूबिडियम, नंबर है 37, ऊपर है 19, माइनस करोगे 18। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो पहली चीज यही तो कहती है कि जो गैप है वो फिक्स है। पहले दो में गैप 2 का होगा, फिर 8 का, फिर 8 का, फिर 18 का, फिर 18 का, फिर 32 का। तो यहाँ गैप फिक्स था जो कि मेंडलीव में नहीं था। ये तो सबसे प्लस पॉइंट था इस टेबल का। दूसरा, उन्होंने कहा कि ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप नहीं होगा, जो एक ग्रुप है हम उसी की ही बात करेंगे। तीसरा, अगर हम फीचर बात करें ग्रुप की तो इन्होंने कहा एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे फर्स्ट के अंदर आपने पढ़ा, फर्स्ट के अंदर हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इन सब की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे, शेल में डिवाइड करोगे तो आप क्या देखोगे, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। इन सब के लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, जिसकी वजह से चौथा पॉइंट, इनकी वैलेंसी भी सेम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के लिए। उसके बाद नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते चले जाते हैं ग्रुप के अंदर। अगर आप हाइड्रोजन में देखोगे तो एक शेल है, लिथियम में 2 शेल हो जाते हैं, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4, रूबिडियम में 5। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर ऊपर एक पॉइंट है हमारे पास, एलिमेंट जो 18वें ग्रुप में है वो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, किसी से कोई रिएक्टिविटी नहीं करते, इसलिए उनको नोबल गैस बोला जाता है। 18वें ग्रुप में आप देख सकते हो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये नोबल गैस है, किसी से रिएक्ट नहीं करते। लास्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी इन एलिमेंट्स की, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो थोड़ी बहुत चेंज कर सकती हैं वेरी ग्रेजुअली। इसका मीनिंग होता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सारी सेम मिलेंगी। अब पीरियड्स के फीचर की बात करते हैं। लेफ्ट टू राइट जाना पीरियड कहलाता है। जैसे हम आप फोर्थ पीरियड देख लीजिए, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारे पास जो है वो पीरियड कहलाता है। पहली प्रॉपर्टी, पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते, सिर्फ शेल सेम होती है। जैसे सेकंड पीरियड की बात करें, लिथियम और बेरिलियम दोनों के दो दो शेल हैं, लेकिन लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में दो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन बेरिलियम में 2 आएगा, बोरोन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5। तो शेल सेम है लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक से इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1 ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अभी हमने यही चीज डिस्कस की। तीसरा, जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं तो इसका मीनिंग है केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। आउटर इलेक्ट्रॉन जिनके सेम है तो प्रॉपर्टी भी सेम है, अदरवाइज वो चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, अगर कोई आपको ये कहे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें किसी एलिमेंट की पोजीशन का पता लगाना है तो हम उसकी पोजीशन कैसे पता लगा सकते हैं, यानी कि उसका एड्रेस पता करना है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप किसी डाकिये को कोई चिट्ठी देते हो और उसको किसी एड्रेस पे पहुंचाने के लिए देते हो तो डाकिये के लिए एड्रेस में क्या क्या होना जरूरी है। एक, मोहल्ला नाम, यानी कि कॉलोनी का नाम क्या है। दूसरा, किस गली में वो चिट्ठी जानी है, गली नंबर क्या है। और किस पते पे, यानी कि उसको जिसको पकड़ानी है उसका नाम क्या है या मकान नंबर कितना है। ये चीजें जरूरी होती हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी हमें अगर किसी की पोजीशन पता लगानी है तो कॉलोनी के नेम को हम मैच करवाते हैं ग्रुप नेम से। कॉलोनी के नेम का मतलब है ग्रुप नेम, हमें ग्रुप नेम पता होना चाहिए। गली नंबर को हम मैच करवाते हैं पीरियोडिक पीरियड से, यानी कि अगर गली नंबर आपको पता है तो हमें उसका पीरियड नंबर पता होना चाहिए। नाम और मकान नंबर आपको खुद देंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, ये देखिए, कैल्शियम 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, वो आपको ये कहेंगे कि एक एलिमेंट कैल्शियम है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, ये बताइए वो कहाँ पाया जाता है। यानी कि आपको नाम बता दिया और मकान नंबर बता दिया, लेकिन ना तो आपको गली नंबर देंगे यानी कि पीरियड नंबर भी नहीं देंगे, ना आपको कॉलोनी का नेम यानी कि ग्रुप नंबर भी नहीं देंगे। तो आप पता कैसे लगाओगे? देखो, पहला काम है हमारा
कैल्शियम जो 20 आपको दिया उसको शेल में डिवाइड करें, 2 8 8 2, 4 शेल में अगर डिवाइड होता है तो पीरियड नंबर हो गए 4, यानी कि वो चौथे पीरियड में मिलेगा। और ग्रुप नंबर निकालने के लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी हो जाएगी +2, +2 वैलेंसी है तो उसका सेकंड ग्रुप होगा, ये आपको याद रखना है। देखिए मैं आपको अब मैच करवा देता हूं टेबल के साथ। हमने कैल्शियम की बात की और क्या निकाला कि 4 शेल बना रहा है तो चौथे पीरियड में, और वैलेंसी +2 है तो दूसरा ग्रुप है। अब आप टेबल देखिए, टेबल में देखो दूसरा ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साइड में देखोगे तो चौथा पीरियड है। तो जो हमने बोला वो चीज यहाँ पर मैच करती है। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरीन 17, 17 उसका घर का पता है, नाम उसका क्लोरीन है, एड्रेस क्या होगा आप देखिए। क्लोरीन को हमने 17 को तोड़ा कॉन्फ़िगरेशन में तो ये आ गया 287, 3 शेल बने तो पीरियड नंबर 3, जितने शेल वो उसका पीरियड नंबर। वैलेंसी आई इसकी -1, -1 का मीनिंग है 17th ग्रुप, 17th ग्रुप से वो मैच करेगा। देखिए 17th ग्रुप में तीसरे पीरियड पे क्लोरीन मिलेगा आपको। 17th ग्रुप ये देख लीजिए लास्ट से सेकंड, और तीसरा क्लोरीन देखो दूसरे नंबर पे है, लेकिन अगर आप लेफ्ट में जाके देखोगे तो पीरियड है तीसरा। आपको कैसे पता कि -1 वैलेंसी 17 ग्रुप की है, तो मैं आपको बोल देता हूं, आप नोट कर लेना। पहले ग्रुप की वैलेंसी +1 होती है, दूसरे की होती है +2। उसके बाद सीधा अब 13वें ग्रुप पे आ जाओ, क्योंकि बीच वाले ग्रुप जो है वो अभी हमारे मतलब के नहीं है 10th क्लास में। 13वें ग्रुप की होती है +3, 14वें ग्रुप की होती है 4, 15वें में हम डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, 15वें की होती है -3, 16वें की -2, 17वें की -1, 18वें की वैलेंसी होती है 0। तो ये आपने नोट कर लेना है इनसे। तो ये हमारे पास टॉपिक था पोजीशन निकालने का, ये हमने आपको बता दिया। यही चीजें इस थ्योरी में लिखी हुई है, पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर टॉपिक आता है कि फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने मेंडलीव की कमियों को कैसे दूर किया। ये बात तो हमने डिस्कस की नहीं, तो देखो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल बेस जो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक मास नहीं था। मेंडलीव ने एटॉमिक मास पे एक्सप्लेन किया, लेकिन मॉडर्न टेबल ने एटॉमिक नंबर पे किया, जिससे वो ज्यादा एक्यूरेट आई हमारे पास। इन्होंने हाइड्रोजन को एक यूनिक पोजीशन दे दी, ये कहकर कि इसका नेचर सबसे यूनिक है, इसको नंबर 1 पे रखा जाएगा। नोबल गैस के लिए थर्ड पॉइंट में रीड कर रहा हूँ, नोबल गैस के लिए अलग ग्रुप बना दिया गया ताकि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना रहे। पोजीशन जो थी वो भी इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेस पर सेट हो गई। वो हाइयर एटॉमिक मास वाला जो पहले रखा हुआ था मेंडली में, वो एटॉमिक नंबर के आते ही वो कमी दूर हो गई। लास्ट पॉइंट कि क्योंकि ये टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी, इसलिए आइसोटोप जो है वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर होता है सेम, यानी कि उन सबको एक ही जगह रखा जा सकता है। तो इसने आइसोटोप को भी जगह दे दी, जो कि मेंडलीव नहीं दे पाया। इस तरीके से सारी कमियां मेंडलीव की इसने दूर कर दी हमारे पास। अब ये चैप्टर में हम छोटी छोटी बातें हमारी रह गई जो हम डिस्कस करते हैं। जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए। पहली हम बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी होती क्या है? ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी एटम की, यानी कि नोबल गैस बनने के लिए, अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत होती है उसे वैलेंसी कहते हैं। आप ये चीज अच्छे से जानते हो। ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करती है। डेफिनेशन है एक तरीके से। नेक्स्ट डेफिनेशन है एटॉमिक साइज किसे कहते हैं। न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल जितने हैं वो जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अगर जिसकी रेडियस बड़ी उसका साइज भी बड़ा, यानी कि अगर कोई एलिमेंट जिसके दो ही शेल हैं के और एल, और दूसरा कोई एलिमेंट है जिसके 3 शेल है के एल एम, तो 3 शेल वाले का साइज बड़ा होगा 2 शेल वाले से। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो शेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लास्ट वाली 2 लाइनें आप ध्यान से पढ़ लें। एटॉमिक साइज ग्रुप में नीचे आने पर इंक्रीज होता है, और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए। बातें पूछी जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज होता है, अगर उल्टा जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है, अगर वापस आएंगे तो साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। आगे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। एलिमेंट जो अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं उन्हें आप मेटल कहते हो, जो पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को मेटेलिक नेचर बोला जाता है। जो एलिमेंट ऐसा करते हैं उन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं।
नॉन मेटल जो होते हैं ये वो एलिमेंट होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ये नेगेटिव आयन बना लेते हैं, इसलिए इनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें स्टार्टिंग में जो ये एलिमेंट है, ये जो आपको पिंक कलर की लाइन दिखाई दे रही है, इससे लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी हैं ये सारे मेटल हैं, और इससे इस तरफ यानी कि 14वें 15वें 16वें 17वें 18वें ग्रुप में जो है ये नॉन मेटल्स आती हैं हमारे पास। अब देखिए, और कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो पिंक लाइन में आपको दिखाई दे रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। अब देख लीजिए हमारे पास लास्ट जो टॉपिक रह गए हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड। देखो क्या होता है, हमें पता है सेकंड चैप्टर हमने किया है, मेटल की ऑक्साइड बेसिक नेचर की होती है, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक नेचर की होती है। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाएंगे, यानी कि स्टार्टिंग वाले जो ग्रुप है पहला दूसरा, इनसे 16वें 17वें की तरफ जाएंगे, पीरियड्स में अगर मूव करेंगे तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो यानी कि बेसिक करेक्टर से एसिडिक करेक्टर की तरफ जा रहे हैं ऑक्साइड के, तो लेफ्ट टू राइट जाने में बेसिक करेक्टर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आने की बात करें तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है ऊपर से नीचे आने में, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज किया जा सकता है, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, तो ऊपर से नीचे आने पर बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। ये आपने लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में, आप इजीली इसको याद कर सकते हो। लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को, टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में इंक्रीज हो जाती है अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, क्योंकि हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो, नॉन मेटल ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। लेकिन अगर आप ग्रुप में नीचे आओगे तो ये जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ग्रुप में नीचे मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो ये हमारे पास चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5। ये जो लास्ट वाले हमने टॉपिक किए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड, मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना और ये याद कर लेना है कि कैसे इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, ये जो है एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आपने जो है नोटबुक में भी कन्वर्ट कर लेना है। थैंक यू।